क्या हो अगर मैं कहूं कि हमारे यूनिवर्स के सबसे गहरे राज, मतलब उसको समझने का पूरा ब्लूप्रिंट हजारों साल पहले ही एक पुराने भारतीय टेक्स्ट में लिखा जा चुका था। जी हाँ, एक ऐसा टेक्स्ट जो हमारे ब्रह्मांड के, कह सकते हैं, फंडामेंटल नेचर के बारे में बताता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन कुछ रिसर्च इसी तरफ इशारा कर रही है। तो चलिए आज इसी पुरानी नॉलेज सिस्टम की गहराइयों में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये आज की मॉडर्न फिजिक्स के कितना कितना करीब है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं वैशेषिक सिस्टम की। ये एक बहुत पुराना फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, लेकिन जब आप इसे पढ़ेंगे ना तो लगेगा जैसे कोई मॉडर्न फिजिक्स की मैनुअल हो। तो वैशेषिक दर्शन का मेन मकसद क्या था? इसका मकसद था दुनिया में जो कुछ भी है उसे कैटेगराइज करना। मतलब हर चीज, हर पदार्थ, उसकी हर क्वालिटी, हर एक्शन, एक तरह से ये रियलिटी को उसके सबसे छोटे, मतलब ऐसे हिस्से जिन्हें और तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश थी। और जानते हैं, ऋषि कणाद को दुनिया का पहला एटमिस्ट या पार्टिकल थियरिस्ट माना जाता है। मतलब उन्होंने इनडिविजिबल पार्टिकल्स, जिन्हें तोड़ा नहीं जा सकता, उन पर अपने आइडियाज ग्रीक एटमिस्ट से सदियों, जी हाँ सदियों पहले दिए थे। उन्होंने इन बेसिक पार्टिकल्स को अणु या कण नाम दिया, और ये आइडिया आज के एटम की कॉन्सेप्ट के बहुत बहुत करीब था कि भाई हर चीज छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनी है जिन्हें आप और तोड़ नहीं सकते। अब यहाँ से बात और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो ये कि कणाद के जो फंडामेंटल सब्सटेंस थे वो आज के ज़माने के पार्टिकल से कैसे मिलते जुलते हैं। जो सोर्स मटेरियल है उसमें एक बहुत ही कमाल का कंपैरिजन किया गया है। तो सबसे पहली तुलना देखिए। एक तरफ है वैशेषिक का अग्नि परमाणु, यानी तेजस, जिसकी प्रॉपर्टी है गर्मी और रोशनी, और दूसरी तरफ है मॉडर्न पार्टिकल, फोटॉन। जरा सोचिए, हजारों साल पहले ही गर्मी और रोशनी को एक ही फंडामेंटल पार्टिकल से जोड़ देना, ये कितनी बड़ी बात रही होगी। आज हम जानते हैं दोनों ही एनर्जी और रेडिएशन से जुड़े हैं। अगला नंबर आता है वायु परमाणु का। इसकी प्रॉपर्टी बताई गई है स्पर्श, मतलब मोशन या फोर्स जिसे हम महसूस कर सकते हैं, और इसकी तुलना की गई है इलेक्ट्रॉन से। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल बॉन्ड्स के लिए जिम्मेदार है। आसान भाषा में कहें तो यही वो चीज है जो पार्टिकल्स को एक दूसरे से जोड़ती है या फिर दूर धकेलती है। अब यहाँ कनेक्शन थोड़ा और डीप हो जाता है। एक तरफ है जल परमाणु, यानी आपस, जो लिक्विडिटी या तरलता का सिंबल है, और इसकी तुलना की गई है अप क्वार्क से। अब अप क्वार्क क्या है? ये प्रोटॉन बनाने वाले सबसे छोटे पार्टिकल्स में से एक है। तो ये तुलना क्यों? क्योंकि पानी H2O, उसमें होता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन वो अप क्वार्क से ही तो बनता है। देख रहे हैं कनेक्शन? और चौथा है पृथ्वी परमाणु, जो सॉलिडिटी या ठोसपन का सिंबल है। इसकी तुलना की गई है डाउन क्वार्क से। डाउन क्वार्क भी एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो न्यूट्रॉन बनाता है। अब देखिए, जो सॉलिड चीजें होती हैं उनमें भारी एलिमेंट्स होते हैं और उनके एटम्स में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं। है ना कमाल का कंसेप्चुअल लिंक? तो ये रही पूरी मैपिंग एक साथ। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, ये सिर्फ 4 एलिमेंट नहीं हैं। इनको हम स्टेट्स ऑफ मैटर और उनके फंडामेंटल पार्टिकल्स के सिंबल के तौर पर देख सकते हैं। प्लाज्मा, गैस, लिक्विड, सॉलिड, और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसमें कोई बहुत गहरी सच्चाई छुपी है? अच्छा, तो अगर ये सब पार्टिकल्स हैं तो फिर इन्हें एक साथ जोड़कर कौन रखता है? इन्हें आपस में बांधता कौन है? वैशेषिक सिस्टम के पास इसका भी जवाब है, और वो जवाब है अदृष्ट। इसका शाब्दिक मतलब है वो जो देखा ना जा सके। ये एक इनविजिबल, एक अनदेखी ताकत है जो हर चीज को कंट्रोल करती है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं एक एंशिएंट थ्योरी ऑफ एवरीथिंग है। मतलब एक सिंगल प्रिंसिपल जो यूनिवर्स के सारे फोर्सेस को एक ही नियम से एक्सप्लेन कर दे। और हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो अदृष्ट का कॉन्सेप्ट है, ये मॉडर्न फिजिक्स के काफी पैरेलल चलता है। आज की फिजिक्स मानती है कि बिग बैंग के ठीक बाद एक ही यूनिफाइड सुपर फोर्स था, और फिर जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ वो फोर्स टूटकर अलग अलग फोर्सेस में बट गया, जैसे ग्रेविटी, स्ट्रॉन्ग फोर्स और इलेक्ट्रोवीक फोर्स। बिल्कुल वैसा ही जैसा अदृष्ट के बारे में कहा गया। लेकिन कहानी सिर्फ मैटर और फोर्सेस पर ही खत्म नहीं होती। वैशेषिक सिस्टम इससे भी आगे गया।
इसने रियलिटी के पूरे फैब्रिक को, मतलब उसके ताने बाने को भी कैटेगराइज किया। तो मैटर के अलावा 5 और फंडामेंटल द्रव्य या सब्सटेंस बताए गए। क्या क्या थे वो? आकाश यानी स्पेस, काल यानी टाइम, दिक यानी डायरेक्शंस या डायमेंशंस, आत्मा यानी सेल्फ, और सबसे दिलचस्प मनस यानी हमारा मन। और सबसे अजीब बात ये थी कि मन को भी एक एटॉमिक, मतलब एक अविभाज्य कण माना गया था। जरा सोचिए, कॉन्शियसनेस को एक फिजिकल पार्टिकल की तरह देखना कितना क्रांतिकारी आइडिया है। और इस आइडिया को और एक्सप्लोर करने के लिए सोर्स मटेरियल से ये कोटेशन लिया गया है। ये एक हाइपोथेसिस है, मतलब एक परिकल्पना है, लेकिन इस सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे मन का भी कोई फिजिकल बेसिस, कोई भौतिक आधार हो सकता है। तो ये जो मन की तुलना न्यूट्रिनो से की गई है, वो क्यों की गई है? क्योंकि दोनों में कुछ कमाल की सिमिलैरिटीज हैं। मन और न्यूट्रिनो दोनों ही अविभाज्य हैं, स्टेबल हैं और लगभग अनडिटेक्टेबल हैं, अगोचर हैं। क्या आपको पता है कि हर सेकंड खरबों न्यूट्रिनो हमारे शरीर के आर पार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता? तो क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि मन और न्यूट्रिनो दोनों ही इतने रहस्यमयी हैं? और एक बात साफ कर दें, ये जो एडवांस्ड फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं, ये कोई अकेली अलग-थलग चीज़ नहीं थी। ये एक बहुत बड़े, बहुत सोफिस्टिकेटेड नॉलेज सिस्टम का एक हिस्सा थी। मिसाल के तौर पर एंशिएंट इंडिया में बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जिसे वृक्षायुर्वेद कहते थे, वो बहुत ज़्यादा डेवलप थी। पौधों को क्लासिफाई करना, उनके अलग-अलग पार्ट्स को समझना, और तो और हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की भी गहरी समझ थी। और अगर बात करें मैथ्स की, तो लीलावती जैसे ग्रंथों में इतने कॉम्प्लेक्स, इतने मुश्किल एल्जेब्राइक प्रॉब्लम्स थे कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सारी चीज़ें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि उस वक्त एक ऐसा इंटेलेक्चुअल माहौल था जहां साइंस और फिलॉसफी एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। तो इस सब का सार क्या है? हम इन सब से क्या सीख सकते हैं? और आज के ज़माने में ये बातें मायने क्यों रखती हैं? देखिए, यहाँ मकसद ये साबित करना नहीं है कि ये पुराने ग्रंथ 100% सही थे। नहीं, असली पॉइंट ये समझना है कि उस जमाने में भी यूनिवर्स को समझने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका मौजूद था। ये हमें सोचने के नए तरीके दिखाता है और अपने इतिहास को, अपनी जड़ों को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने के लिए मजबूर करता है। और अंत में ये एक सवाल छोड़ जाता है कि न जाने और कितना प्राचीन ज्ञान है जो कहीं दबा हुआ है और बस फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।